हेलो भाइयों, हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब परिवार। आशा करता हूँ कि आशा ही है सब खुशी होंगे। अगर खुश नहीं है तो रहो। जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ ले, जो तोड़ना हो तोड़ ले। बिंदास रहो, बिंदास, टेंशन फ्री। लव यू। मेरी दिल की भावना हमेशा ये रहती है कि यार किसी की जान बच जाए। सच में आज वीडियो बनाने की कोई इच्छा नहीं थी मेरी, लेकिन सोचा यार कहीं कहीं तो कोई ना कोई तो डिप्रेशन में होगा, सुसाइड का सोच रहा होगा। तो चलो यार, बनाए बैठा हूँ तो बना ही लूँ आधा घंटा। और मैं भी कोई हरिश्चंद्र का बेटा नहीं हूँ। एक तीर से दो पंछी, आपका काम भी हो रहा है और मेरा काम तो ये हो रहा है कि मैंने चैनल स्टार्ट किया है। पता नहीं कब तक चलेगी और कब तक पैसे आएंगे, अभी तो पता भी नहीं। अभी तो स्टार्ट किए तो देखेंगे। मतलब काम में मज़ा आता है। जिस काम में मज़ा है उसको करने के लिए जो अंदर से मज़ा आता है ना, वो अलग चीज़ है। और ये भी आपको पता है, मैं ऑलरेडी यही डिफ़ॉल्टर के चक्कर में सुसाइड कर चुका था। मतलब जहर खा लिया था। जिन्होंने मुझे पहले सुना या मेरी पूरी जो कहानी यूट्यूब पे पड़ी है, अभी पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 अभी कुछ दिन 20 दिन पहले ही डाली है। तो जिसने देखा होगा तो भगवान ने मुझे शायद इसी काम के लिए भेजा है। इसके थोड़ी हिंट दे दूं मैं आपको कि मैंने जब सुसाइड अटेम्प्ट किया था अपनी गाड़ी में, ठंडी की रात थी, मतलब सर्दी की रात थी, सुबह 5 बजे जब मैंने जहर खाया, जब मैंने अपने हाथ की नसें काटी, दोनों हाथों की, और मैं सीट खींच के जब सो रहा था, मतलब पूरा होश नहीं गवाया था, आधा होश था ऑलरेडी, तब मुझे 5:30 बजे एक कॉल आती है, जिसकी कॉल ज़िंदगी में कभी, मतलब बहुत सालों से कभी आई नहीं थी। उसकी 5:30 बजे अंधेरी रातों में वो कॉल आती है। मैं देखता हूँ और वो कॉल उठाता हूँ। उठाने का मन तो नहीं था, बस इसलिए उठा लिया कि मेरी लाश को घर तक पहुँचा देना, ये बता के मैंने रख दिया था। और वो मेरी गलती थी कि मैंने उसका कॉल उठा लिया। बंदा आ गया मेरे पास 3 से 4 मिनट में, दूर था 4-5 किलोमीटर, फिर भी आ गया और मुझे बचा लिया गया। तो कौन करता है भाई 5:30 बजे कॉल? करता कौन है सुबह में? तो ये इसको दिमाग में डाला किसने कि भानु भाई को कॉल कर सुबह 5:30 बजे ठंडी रात में। और जब किसी का कॉल, उसका तो कॉल पता नहीं कब आया था। तो वो एक आज भी एक, तो मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे शायद इसी काम के लिए भेजा है। 2 साल से बैठा था और मैं भगवान से बोल भी रहा था कि भगवान तूने मुझे आपके दरवाजे वापस भेजा है तो क्यों भेजा है, मुझे बता, मुझे रास्ता दिखा। तो शायद मुझे रास्ता मिल गया है। मज़ा भी आता है आपसे मिलके और आपकी कमेंट्स पढ़ के कि, और जो लोग कह रहे हैं कि आपने बचा लिया मुझे, तो मज़ा आता है, दिल को सुकून मिलता है। तो टॉपिक पे आते हैं। 10 से 25% में लोन सेटलमेंट कैसे होती है और क्यों करते हैं बैंक वाले? इसके लिए आपको पूरी प्रोसेस देखो। लोन सेटलमेंट 10 से 10 to 25% में होती है, लेकिन डिपेंड करता है आप कैसे उसको हैंडल करते हो, कैसे उसको टैकल करते हो। मैं तो कहता हूँ भाई, अगर आपके जान पे आ गई है, देखो मैं इस वीडियो में 2 पार्ट होंगे। पहला 75% काम करेगा आपका नेचर और 25% काम करेगी वो प्रोसेस। अगर आपको लोन सेटलमेंट करवानी है तो जो 75% वाला, जो अभी शुरुआत में मैं आपको बताता हूँ वीडियो का पहला भाग, वो दिल से समझ लेना और यही करना पड़ेगा पक्का। अगर इसमें से कुछ भी नहीं किया ना तो लोन सेटलमेंट होगी नहीं, और फिर वही दिमाग में प्रेशर और फिर सुसाइड, यही चलेगा आपके दिमाग में। तो मैं जो 75% वाला मुद्दा है ना, अच्छे से समझाता हूँ, अच्छे से फॉलो करो। 31 मार्च तक तो हो ही जाएगा सेटलमेंट, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर एंड होता है ना, तब ज़्यादा प्रेशर रहता है बैंक वालों को। तो यार जान पे बनाइए, आपके परिवार पे, आपके बच्चों पे। देखो, खुद की जान बचाने के लिए बंदा क्या कर सकता है पता है आपको? किस हद तक जा सकता है? आप सोच रहे हो सुसाइड करने के लिए, लेकिन जान बचाने के लिए कोई किस हद तक जा सकता है, उसकी एक छोटी सी मैं कहानी बता दूं। वीडियो में चलेंगे। आज वीडियो पता नहीं कितनी लंबी होगी, मैंने सोचा जो भी लंबी हो, मैं जो दिल में है वो बताता जाऊंगा। तो
1972 में एक रग्बी टीम दूसरे देश जा रही थी खेलने के लिए, रास्ते में प्लेन क्रैश हो जाता है, पूरी मतलब बर्फीली जो पहाड़ियाँ थे उसमें, और वो पूरा प्लेन रग्बी टीम थी, उसके रिश्तेदार थे, उसके दोस्त थे, सब एक दूसरे को जान पहचान वाले थे। क्रैश हो जाता है, प्लेन मिलता नहीं है, तो 72 दिन तक होता यह है कि कुछ रिश्तेदार, कुछ खिलाड़ी, प्लेयर की डेथ हो जाती है, और वो बर्फीली पूरी पहाड़ी थी तो लाश खराब होती नहीं, तो वहाँ कुछ खाने के लिए पेड़ भी नहीं था, न कुछ चीज़ थी, तो 72 दिन तक दूसरों की जो लाशें थी उसको खा खा के जिंदा रहे। लास्ट में 20-22 लोग जिंदा वापस आए थे। सोच लो बंदा किस हद तक जा सकता है अपनी जान बचाने के लिए, और ये सच है, 1972 की ये सच्ची घटना है, कंफर्म। तो आप अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए, अपनी पत्नी के लिए वो लास्ट आखिरी वो कलिंग वाली लड़ाई लड़ लो, अशोका वाली। जब अशोका ने कलिंग की लड़ाई आखिरी लड़ाई लड़ी थी, उसके बाद उसने युद्ध करना छोड़ दिया। तो आप ये सोच लो कि ये आपकी जिंदगी की आखिरी लड़ाई है अपने परिवार को बचाने के लिए। लोन डिफॉल्ट तो हो ही गई है, अब आप सोच रहे हो मैं सुसाइड कर लूँ, तो ये सोच लो ना कि एक लड़ाई आखिरी जंग खेल ही लूँ, खेलने के बाद जो होगा देखा जाएगा। देखो भाई, आपकी लोन डिफॉल्ट हो गई है तो इसमें न कोई जेल है, न कोई फांसी है। बैंक वाले या फिर जो भी कंपनी है आपकी किडनी निकालेंगे नहीं। जो डेंजर होने वाला है, होता है, वो तो आपके साथ होने से रहा, तो डर काहे का? किस चीज़ का डर है आपको? मरते मरते जी रहे हो, सर मुझे तो अभी इतने EMI बाउंस हो गई, मेरा क्या होगा, मेरा वो कॉल आ रही है, मुझे ये नोटिस आ गई है, अब क्या होगा? ऐसे ही करते रहोगे ना तो ऐसे ही मर जाओगे। अगर इतना ही डरते रहोगे तो वैसे डर में ही मर जाओगे। सबसे पहले मैं कहता हूं, अगर लोन को सेटलमेंट करना है 10% में, 25% में, तो आपको अपना नेचर बदलना होगा। जब तक आप अपने आप में बदलाव नहीं लाएंगे, वो बैंक वाले तो सर पे चढ़ के नाचेंगे, आपको पूरा परेशान करेंगे कि बंदे से किसी भी हालत में पैसा निकाले। लेकिन आप सीखो ना, उनके भी सर पे चढ़ के तांडव करना सीखो। अब जब वो तांडव करोगे ना, तब उनको पता चलेगा कि यार इस बंदे से तो कुछ नहीं निकल सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। तब जाके वो मानेंगे सेटलमेंट के लिए, ऐसे नहीं मानेंगे। जब वो पूरा हाथ पैर मार लेंगे। एक बात सोचो आप, अगर आपने किसी को 10 लाख रुपए दिए हैं, समझ लो, और वो बंदा, उसकी हालत इतनी हो गई है, उसके कपड़े फट चुके हैं, पैर में जूते नहीं है, बाल बढ़ चुके हैं, ये इतनी सी हो गई है, और पागल सा हो गया है, और आपने वो 10 लाख, जब अच्छी उसकी पोजीशन थी तब 10 लाख दिए थे। अब आप क्या सोचोगे, मुझे ये बताओ, उससे पैसे निकलवाने के लिए क्या सोचोगे? पता है कि अब कुछ होने वाला नहीं है, अपने पैसे डूब गए। लेकिन वो बंदा एक दिन आपको आके बोले कि भाई साहब 10 लाख आपने मुझे दिए थे, लेकिन अगर 1 लाख में सेटलमेंट हो सकता है, 1 लाख मेरे पास है, लेना चाहोगे? तो आप क्या कहोगे? हाँ यार दे दो, ऐसे भी गए थे, 1 लाख मिल जाते बढ़िया बात। तो बैंक की भी यही पोजीशन आएगी, वो पोजीशन आने तक वेट करो, और तब तक युद्ध खेलते रहो, हथियार मत छोड़ो, कोई फायदा नहीं है। मतलब वो एक कहावत है, भागते भूत की लंगोट भी भली। तो बैंक यही सोचेगी अब इस बंदे से कुछ होने वाला नहीं है, जो भी आए निकाल लो, लास्ट में वही सेटलमेंट के लिए तब राजी होंगे, ऐसे राजी नहीं होंगे। आप सोचोगे चलो यार 3 EMI बाउंस हो गई, सेटलमेंट करवा लेंगे। नहीं, वो तो पूरा परेशान आपको करेंगे, लेकिन आप परेशान मत हो। मैंने कहा वैसे ही तांडव करना सीखो। और तांडव कैसे करते हैं, मेरी पिछली वीडियो जाके देख लेना कि तांडव कैसे करते हैं। और लीगल एक्शन, मैं ये नहीं कहता क्राइम के साथ क्राइम करना है आपको, लीगल तरीके से भी तांडव कर सकते हो, अच्छे वाली कॉल वाली जब बोले ना कि भाई सर ये है, तो आप उनको बोल दो अच्छे से
रिकवरी एजेंट को भी बोल दो, चलो उसको बाद में वो प्रोसेस में बताऊंगा कि उसको कैसे कैसे हैंडल करना है। तो करो, निंजा टेक्निक यूज करो। लूफहोल होते हैं, सभी में लूफहोल होते हैं, इसमें भी है। निंजा टेक्निक यूज करो, बल्लू जेल से फरार, समझ रहे हो? देखो ऐसी लैंग्वेज से शायद मुझ पे भी एक्शन लग सकते हैं, एक्शन आ सकता है। आई डोंट केयर, मौत के मुंह से आया हूं। अब पूरी दुनिया की कोई भी संविधान इससे ज्यादा मुझे सजा नहीं दे सकती, तो अब मुझे डर तो है ही नहीं। हाँ, मैं कानून के दायरे में रह के करता हूं। अभी अगर जो बोल रहा हूं उसमें अगर अनलीगल है तो क्या करें? अगर किसी की जान बच जाती है ये सब अनलीगल बोलने से तो अच्छा है, जान बच जाए, और जिसको जो करना है करे। ठीक है, तो डरो मत। ये पूरा एटीट्यूड आप में बदलाव लाने के बाद ही सब चलेगा, वरना ऐसे होने वाला नहीं है। मतलब 75% आपका एटीट्यूड ही काम करेगा। जब तक आप शाही किस्म के रहोगे तो वो नाचते रहेंगे और आपको परेशान करते रहेंगे, और आप कहोगे भानु भाई अब तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मैं सुसाइड कर रहा हूँ। तो अगर ऐसे रहोगे तो सुसाइड ही कर जाओगे। मत रहो ऐसे, बच जाएगी। मैंने कहा आखिरी युद्ध खेल की लो। आगे बढ़ते। अब वो क्या चीज़ है जो 25% जो प्रोसेस होती है, सच में वो पूरी प्रक्रिया होती है, उसमें आपको कहाँ कहाँ गलती नहीं करनी है वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। क्योंकि सबसे पहले तो आपका नेचर काम करेगा। अब लीगल प्रोसेस, इसमें क्या होता है, जब भी आपको लगता है, देखो लोन डिफॉल्ट होने का इंतज़ार मत करो। आपको लगता है कि अब डिफॉल्ट होने वाली है आने वाले टाइम में, और आप एक EMI डालते हो, फिर दूसरा लोन लेते हो उसको डालने के लिए, फिर तीसरा भी लोन लेते हो वो EMI पूरे करने। ये वो चक्कर अब अगर हो ही गया है तो ठीक है, लेकिन जिसका नहीं हुआ वो मत करना। तो जब भी आपको पता चले कि डिफॉल्ट होने वाला हूँ मैं, तो सबसे पहले एक काम कीजिए, प्रायर नोटिस दे दो बैंक में या फिर जो भी कंपनी है उसमें। अब प्रायर नोटिस क्या है भाई, तो आप एडवांस में बता देते हो कंपनी को कि सर अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मैं इतने टाइम से जैसे तैसे करके EMI डाल रहा था, मेरे पास कोई धंधा नहीं है, न मेरे पास कोई जॉब है। आप मुझे देखो, सेटलमेंट की बात नहीं करनी है आखिर तक, ये ध्यान रखना। सेटलमेंट की बात कभी भी आपके मुंह से नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने सेटलमेंट की बात कर ली ना तो बैंक समझ जाएगी। आपको क्या प्रायर नोटिस में कहना है कि मुझे मोडिटोरियम दे दो या फिर मुझे रिस्ट्रक्चर कर दो, जो भी आपकी डिमांड हो। देखो ये सारी चीज़ें है ना, एक्सपर्ट एडवाइस, मतलब एक्सपर्ट जो एडवोकेट हैं जो फाइनेंशियल केस हैंडल करते हैं, उनसे उनके पास जाके पूरा आप उनको डेटा दो, आपकी जितने भी लोन है, कौन सी बैंक में है, कौन सी कंपनी में है, कितनी लोन है, कितनी EMI बाउंस हुई है, पूरा डेटा उनको जब दोगे ना तो वो एडवोकेट आपको अच्छे से प्रायर नोटिस करवा देगा, फिर वो बैंक में दे दो। सबसे पहला ये काम। उसके बाद हाँ जी, उसको उस एडवोकेट से जब मिलो ना तो पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दो। ऐसा नहीं कि अभी आधा बताया फिर 2 दिन बाद आधा बताया, पूरा खोल दो और उनको बोलो कि पूरा हैंडल करना है, क्या फीस लगेगी, प्रायर नोटिस भी करवानी है, इंटीमेशन नोटिस भी करवानी हो पड़ेगी, डिमांड नोटिस की डिमांड जो नोटिस आएगी उसका भी रिप्लाई करना होगा, आर्बिट्रेशन का भी रिप्लाई करना होगा। तो ये पूरा प्रोसेस के लिए आपकी फीस क्या होगी पहले से क्लियर कर लो। और एडवोकेट को बोल दो सर अगर मैं ये सब लोन डिफॉल्ट हुई है तो मेरे पास भी पैसे नहीं है, तो सही लगा लो, है ना। वो अपने हिसाब से, अपने एरिया के हिसाब से देख लेना। तो जब प्रायर नोटिस बनवा ली, बैंक में जाके दे दो। प्रायर नोटिस देने के बाद बैंक वाले ऐसे फंसते हैं कि उसका सही आंसर भी नहीं दे पाते, क्योंकि प्रायर नोटिस दे दी ना तो आपका पहला मतलब वो हुक्म का इक्का लग गया है। उनकी नोटिस आने से पहले आप क्या करते, हम क्या करते ज़्यादातर, चलो उसकी नोटिस आएगी, रिकॉल नोटिस या डिमांड नोटिस, उसके बाद करेंगे। नहीं, उसका इंतजार ही मत करो। अगर डिमांड नोटिस और रिकॉल नोटिस आ चुकी है तो कोई नहीं, डिफॉल्ट हो चुकी है तो प्रायर नोटिस उनको जाके दे दो। उसके बाद वकील वो एडवोकेट के पास साथ में
वो इंटीमेशन लेटर भी बनवा लो। अब इंटीमेशन वो लेटर है ना वो आपके पास रखो। इंटीमेशन लेटर क्यों रखना है? क्योंकि जो भी आपको रिकवरी एजेंट आएंगे ना उनको दिखा देना, कागज पकड़ा देना उसको, देख ले भाई अब निकल। आपके परिवार वालों को परेशान करते हैं, एक एक कॉपी निकाल दो, सबको दे दो, दो दो कॉपी, जितने आपको जिसको परेशान करते हो सबको दे दो, और जो भी उन रिकवरी एजेंट आए उनको पकड़ा दो और बोल देना अपनी कंपनी में दे दे। बंदा देखो ये अब आप ये प्रक्रिया जो कर रहे हो ना वो सेटलमेंट करवाने की प्योर प्रोसेस है। आसानी से आप कहीं फंसोगे नहीं और मजबूर हो जाएगी बैंक। अगर कॉल वाली एक कॉलिंग कर दिया तो उसको बोलो मैंने प्रायर नोटिस दे दी है कंपनी में, उसका रिप्लाई आने दो, उसके बाद हम बात करेंगे। अगर ज़्यादा बकवास कर दिया तो बोल दो आपके खिलाफ भी एक्शन लूंगी, सॉरी एक्शन लूंगा, जो भी है। वो कॉल वाली आपके नाम पे टिक करेगी, सोचेगी इसको तो कॉल करना नहीं है, ये बंदा ज़्यादा फंसाएगा मुझे। तो ये मैंने कहा आपको तैयार होना पड़ेगा। अब अगर उसके बाद जब आर्बिट्रेशन की नोटिस आती है उसका भी ऑब्जेक्शन का लेटर बनवाओ। अपने एडवोकेट के पास से ये ऑब्जेक्शन का लेटर कैसे बनवाना वो एडवोकेट के पास से जाके ही आपको समझना होगा। अगर आर्बिट्रेशन में अवॉर्ड पास भी हो जाता है, आपका घर का जो सामान है वो बेचने के लिए अवॉर्ड पास भी हो जाता है, तब भी आप एक्शन ले सकते हो, आप नोटिस दे सकते हो। ऐसा नहीं कि अवॉर्ड पास हो गया तब कुछ नहीं हो सकता, ये भी समझ लो। अवॉर्ड पास होने के बाद भी एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि आपने जो पुराने जो नोटिस दिया ना, जो दी है सबकी, जो डिमांड नोटिस की, रिकॉल नोटिस, आपने प्रायर नोटिस दे दी है, तो ये सारी नोटिस वहाँ पे आपको काम आएगी। उसको दिखाओ मैंने ये प्रोसेस की है और मुझे ऑब्जेक्शन है, तो अवॉर्ड वो एग्जीक्यूशन जब जहाँ कोर्ट में करेंगे ना आर्बिट्रेशन वाले तो मंजूर नहीं होगा। अगर आपने ये सब पहले से ही कंप्लीट करके रखा है तो, अगर नहीं किया तो आज से शुरू करो, अभी से नोटिस जब भी आए रिप्लाई करना शुरू करो, आगे जाके वही सेटलमेंट में काम आएगी। अगर फिर भी बैंक अगर आपको आप पे 25 सेक्शन 25 लगाती है या फिर 130 लगाती है, सेम डे बेल हो जाती है। याद रखना 25 और 138 जब भी कोर्ट से नोटिस आए, आपको बुलावा आए, कोर्ट में जाना है, बेल ले लेनी है। बेल ले लेने के बाद आराम से बैठना है, क्योंकि पूरे भारत में ये है ना 130 और 25 केस की इतनी फाइलें हैं कि आपकी फाइल टेबल पे आने में ही वैसे 3 साल लग जाएंगे, फिर हियरिंग में भी टाइम लग जाएगा। तब तक तो आप इस परिस्थिति से उबर जाओगे, तब देखा जाएगा, तब की बात। आज तक देखो 25, अब ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं उसके बारे में, 25 130 सेम डे बेल ले लेनी है, आराम से बैठ जाओ। आगे अब सारा अगर उन्होंने केस नहीं किया, क्योंकि वो केस नहीं करेगी बैंक, पता है केस करेंगे तो इतने साल वो रुक नहीं सकती, 5 साल कंपनियां रुक नहीं सकेंगी। 1 EMI बाउंस होगी, 5 EMI बाउंस होगी, 3 EMI बाउंस होगी, उसके लिए वो केस करेंगे 5 साल, फिर वो पूरी लोन लटकी रहेगी। तो बैंक क्या सोचती है कि सेटलमेंट के लिए सोचेगी। अब बैंक को पता चल गया कि ये बंदा हो गया, वो कहावत है ना, नंगा नाएगा का निचोड़ेगा क्या। इस हालत में आप हो चुके हो या भी वो हो चुका है, तो लास्ट में वो सोचेगा, जो मैंने अभी बताई, आपके दोस्त ने 10 लाख आपके दोस्त को 10 लाख दिए और वो चिथरे हाल है, तो आप लास्ट में लाख रुपये ले ही लोगे ना। तो बैंक ये सोचेगी चलो यार 10 लाख है, आप जो कहोगे उसमें वो मान जाएगी। एक बात ध्यान रखना है, जब भी आप नोटिस देने जाते हो, आर्बिट्रेशन में, हियरिंग में जाते हो, कहीं भी जाते हो, तो गोल्ड के जो ऑर्नामेंट्स ना पहने, जैसे चेन है, रिंग है, घड़ी है, ब्रांडेड कपड़े हैं, ब्रांडेड जूते हैं, ये सब कुछ टाइम के लिए छोड़ दो। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें पता चलती है कि बंदे के पास है लेकिन देना नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि लुंगी बनियाने में आ जाओ, लेकिन बस थोड़ा नॉर्मल रहो, कि ऐसा लगे कि हाँ अब
पार्टी चली उठ गई है, गुजराती में कहते हैं कि पार्टी उठी गई है ना। तो उस तरह का थोड़ा हाल दिखाए और गोल्ड के गहने छोड़े कुछ दिन के लिए अगर हैं तो। अगर लोन इतना डिफ़ॉल्ट हो गया और पूरा हो गया तो देख लो, ज़्यादा नहीं इसके बारे में मैं बता सकता, नहीं बोल सकता, ठीक है। अब लास्ट में जब कंपनी सेटलमेंट की है खुद बोलेगी तो, और वो भी फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग है, अभी से स्टार्ट करो, अभी से ये प्रोसेस 3-4 महीने में उसके बाल खड़े हो जाने चाहिए कंपनी के, और उसको कंफर्म हो जाना चाहिए कि अब इस बंदे से तो पैसे आने से रहे, इतना कंफर्म करवा लो, गारंटेड सेटलमेंट। वो भी आप कहोगे 10 लाख की लोन है 50,000 में हो जाएगा, हो जाएगा। बस आपको आप योद्धा बनना पड़ेगा, आपको पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। आप सोच लो, हाँ अगर पैसे हैं तो दे दो, नहीं है तो मैंने जो बताया ये पूरी प्रोसेस कर लो। ये है आज के वीडियो का। अब थंबनेल में था ना ये पूरी प्रोसेस प्रक्रिया में 75% तो होगा आपका एप्टीट्यूड। देखिए दोस्तों, अंत में, इस वीडियो के अंत में अब मैं चाहता हूँ कि मेरी जो पिछली वीडियो है उसमें ऐसी कमेंट आई, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। कल पिछली रात तो मैं अकेले हंसता रहा, तो मैं कुछ कमेंट आपको सुनाता हूँ, पढ़ता हूँ, और इसलिए बता रहा हूँ कि जिन्होंने ये कमेंट किया ना, मैं समझ गया कि ये बंदा निपट जाए, मतलब हैंडल कर लेगा सब कुछ, अकेला ही हैंडल कर लेगा। तो एक कमेंट थी, और एक कमेंट पढ़ के जो मुझे हंसी आई है, उसका नाम सान्य किरण 3941, और वो मेरी लोन की रिगार्डिंग जो पहले वीडियो है उसमें कमेंट थी। उन्होंने लिखा था कि सर जी अगर सेटलमेंट हो जाता है तो जो बैंक सेटलमेंट करेगी और 25% जो हमें पैसे जमा करने हैं तो 25% उसी बैंक से लोन ले ले क्या। और जो मुझे हंसी आई है भाई साहब, मैंने कहा दिमाग तो इसका चलता है, पैसे जेब से निकालने तो है ही नहीं, जो भी सेटलमेंट करना है उसका भी उसी लोन से दूसरी लोन लेके करना है। भाई साहब अब वो कंपनी के गले में हड्डी फंस चुकी है, फिर से डालेगी क्या? नहीं डालेगी ना। और देखो कितने ज्ञानी लोग बैठे हैं हमारे देश में। मोदी साहब ऐसे ही दुनिया घूम रहे हैं भारत को तीसरे नंबर पे लाने के लिए। ऐसे बंदों को इकट्ठा करके काम पे लगा दो भाई, सर जी मोदी साहब ऐसे बंदे इकट्ठा कर लो, हो जाएगा तीसरे नंबर पे। फिर एक और कमेंट थी सद्दाम खान बानू जी की, 12 लोन है, फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, ये थी उनकी कमेंट। देख लेना, अगर आप जाके देख सकते हो। मैं ये नहीं कहता कि मतलब प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन वो एटीट्यूड है ना वहाँ दिखता है। फिर एक कमेंट थी पूनम जी की। पूनम जी कहती थी कि बहुत वीडियो देखे लेकिन ये वीडियो में हमें सब कुछ मिल गया। थैंक यू पूनम जी, थैंक यू वेरी मच। प्रेम दारा जी ने लिखा था कमेंट में, एक जिंदगी आपने बचा लिया। यहाँ जो मजा आता है ना, यहाँ वो खुशी अलग होती है, वो पैसों से भी ज़्यादा खुशी होती है। आगे कुछ नहीं बताऊँगा, समझ लो, आप समझदार हो। तो ऐसी कमेंट आए तो बहुत है, और बहुत लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया। थैंक यू वेरी मच उन सब लोगों का कि मुझे आपने एक एनर्जी भर दी अंदर से। सच में जो जितने कमेंट पढ़ी मुझे इतनी एनर्जी आ गई कि चलो यार अब यही काम करते हैं। वैसे आप चैनल पे जाओगे तो मैं ऑलरेडी अजब गजब की कहानियाँ लेकर आया था, 2 वीडियो मैंने उसी के डाली हैं। फिर यहाँ मैं डाइवर्ट हुआ, और यहाँ डाइवर्ट होने के बाद मुझे और मज़ा आ रहा है कि चलो यार लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए कुछ तो हम कर सकते हैं, कुछ तो मतलब वो मेरा क्या यहाँ पे खर्चा है, बस एक जुबान मुझे चलानी है और आपकी ज़िंदगी बदती है। तो सबको थैंक यू वेरी मच जिन्होंने मुझे इतना पावर दिया, अप्रिशिएट किया, और ऐसी वीडियो। आज वीडियो नहीं बनाने वाला था लेकिन बना दिया। तो मैं चाहता हूँ कि दबा के आप सोच रहे हो कि किसी का फ़ायदा हो, अगर आपको फ़ायदा हुआ है इस वीडियो से तो
भारत में ऐसे लोग हैं जो सुसाइड की प्लानिंग कर चुके हैं, सुसाइड करने जा रहे हैं। ऐसी वीडियो सुन के अगर उनकी जान बच जाती है तो केवल शेयर कर दो, शायद पहुंच जाए। वो पिछली वाली वीडियो में 10,000 व्यूज़ शायद आ जाएंगे। तो मतलब वहाँ इतने लोगों ने शेयर भी किया है, ज़्यादा लोगों ने कमेंट भी किया है और लाइक भी किया है, तब जाके यूट्यूब ने शेयर मतलब उसको ज़्यादा वायरल किया है। तो ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, ताकि ये वीडियो वायरल हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। अब आप सोचोगे भानु भाई अपना करे यार, देखो मैं आप अपना हिसाब से सोचो भाई, सबकी अपनी अपनी सोच है, ठीक है, मैं मना भी नहीं कर सकता, लेकिन ये मेरी थिंकिंग है, जैसा हूँ ऐसा ही हूँ। और वीडियो यहाँ हम करते हैं वाइंड अप। दबा के लाइक करें, दबा के शेयर करें और दबा के कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि कमेंट मुझे बहुत मज़ा आता है। आपका जो अंदर की आवाज़, जो भी दिल करे, गालियाँ के सिवा सब कुछ लिखें। और नेक्स्ट वीडियो में हम उस कमेंट से अच्छे कमेंट ज़रूर लेंगे, और कौन था जो कमेंट करने वाला, उनको भी दिल से अगर मज़ा आएगा, क्योंकि शायद वो भी सुसाइड से बच गया हो, है ना। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, वंदे मातरम।